नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जो कि 1206 से 1526 तक का जो इतिहास रहा, उसमें हम सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में देख लिया है, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस वीडियो में सैयद वंश को समझते हैं कि सैयद वंश किस तरह से यहाँ पे अस्तित्व में आता है। तो सैयद वंश के अस्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान है तैमूर लंग का। तैमूर लंग कौन था? तैमूर जो लंग है ये मध्य एशिया के क्षेत्र से भारत में आता है 1398 ईस्वी में और भारत पर आक्रमण करता है। और जब तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है तो इसका एक व्यक्ति बहुत अधिक सहयोग करता है। उस व्यक्ति का नाम आता है खिज्र का। तो खिज्र खां तैमूर लंग का सहयोग करता है, इसकी हेल्प करता है भारत पर आक्रमण के दौरान। तो खिज्र खां से बहुत अधिक प्रसन्न होता है ये, और खिज्र खां को यहाँ पर भारत में 3 जगह पर इसको यहाँ पर शासक या फिर गवर्नर बना के चला जाता है। तो खिज्र खां लाहौर का क्षेत्र, मुल्तान का क्षेत्र और दीपालपुर, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का जो क्षेत्र है वो खिज्र खान को सौंप कर चला जाता है तैमूर लंग। तो उसके बाद खिज्र खां जो है दिल्ली पर भी अपना अधिकार जमा लेता है और दिल्ली पर खुद को वहाँ की गद्दी पर बैठा देता है। तो तैमूर लंग का भारत में आक्रमण हुआ, उसमें सहयोग किया खिज्र खान ने, और खिज्र खां से प्रभावित होकर या उससे खुश होकर उसको लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र दे गया तैमूर लंग। उसके बाद खिज्र खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 1414 में यहाँ का ये शासक बन जाता है। तो जो पहला शासक है सैयद डायनेस्टी का वो खिज्र खान ही है। तो खिज्र खां है पहला शासक कौन सी डायनेस्टी का? सैयद डायनेस्टी का। तो इसी को हम संस्थापक का नाम देते हैं। तो खिज्र खां 1414 से 1421 तक इसका शासनकाल रहेगा, और यही है किसका? सैयद वंश का संस्थापक, सैयद डायनेस्टी का संस्थापक। तो सैयद वंश का क्या है? ये संस्थापक है। कौन है? खिज्र खां। किसने यहाँ पर इसको छोड़ के गया था? तैमूर लंग इसको छोड़ के गया था। अब खिज्र खां जो है यहाँ पर खुद को एक उपाधि देता है। उस उपाधि का नाम महत्वपूर्ण है, रैयत ए आला। कौन सी उपाधि है? रैयत ए आला की उपाधि। रैयत ए आला का मतलब ये है कि ये खुद को यहाँ का जो है शासक नहीं बताता। ये तैमूर लंग जो इसको छोड़ के गया था उन्हीं के वंश के हिसाब से यहाँ पे शासन करता है, यानी खुद को ये इंडिपेंडेंट रूलर यहाँ पे घोषित नहीं करता है, खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं देता है, जबकि क्या बताता है? खुद को रैयत ए आला की उपाधि देता है। यानी कि ये किनकी तरफ से शासन कर रहा है? तैमूर लंग की तरफ से यहाँ पर शासन कर रहा है, या फिर तैमूर लंग का उत्तराधिकारी जो इसके बाद आया शाहरुख, उसके नाम से यहाँ पे शासन करता है। तो खुद को इसने उपाधि दी रैयत ए आला की, यानी कि सुल्तान की उपाधि जो है इसने धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण इसने नहीं की। इसका एक पुत्र है जिसका अपन को ध्यान रखना है, मुबारक शाह, क्योंकि मुबारक शाह ही यहीं पे जो है गद्दी पे बैठेगा। तो इसके एक पुत्र का नाम आता है मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ही क्या है? खिज्र खान के बाद गद्दी पे बैठता है। इसका एक और पुत्र है जिसका नाम है फरीद खान। तो एक पुत्र तो मुबारक शाह जो कि यहाँ पर सेकंड रूलर बनेगा। फर्स्ट रूलर है खिज्र खान के बाद मुबारक शाह। और फरीद खां के 2 पुत्रों का नाम हमें ध्यान रखना है। एक तो है मुहम्मद शाह और एक है आलम शाह। एक तो है मुहम्मद शाह, एक है आलम शाह। तो मुबारक शाह जो दूसरा शासक है उसके बाद तीसरा शासक बनेगा मुहम्मद शाह, जो किसका पुत्र है? फरीद खान का। और आलम शाह यहाँ पे 4th शासक यानी कि अंतिम शासक बनता है सैयद डायनेस्टी का। तो 4 ही शासक हैं इस डायनेस्टी में जिसको हम याद करेंगे, खिज्र खान, उसके बाद मुबारक शाह, और तृतीय है मोहम्मद शाह, और 4th नंबर पे आलम शाह। आलम शाह यहाँ का अंतिम शासक रहेगा, अंतिम शासक रहेगा।
मुबारक शाह का जो कार्यकाल रहेगा वो 1421 से 1434 तक रहेगा। उसके बाद 1434 से 1443 तक शासन रहेगा मोहम्मद शाह का, और 1443 से 1451 तक जो शासन रहेगा वो रहेगा आलम शाह का। तो इसमें मोहम्मद शाह के बारे में हम समझते हैं कि मोहम्मद शाह से जुड़े जो दूसरे मुगल शासक है मुबारक शाह, इनसे जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दूसरे जो शासक हैं यहाँ पर उनका नाम आता है मुबारक शाह, जो पुत्र है किसके, खिज़र खान के, जिनका जो शासन काल रहेगा 1421 से 1434 तक रहेगा। इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इसने खुद को एक उपाधि दी, उस उपाधि का नाम है सुल्तान ए शाही। सुल्तान ए शाही की उपाधि इसने खुद को दी। इसने एक शहर बसाया, उस शहर का नाम है मुबारकाबाद एक शहर किसके द्वारा बसाया गया, मुबारक शाह के द्वारा। इसके समय एक विद्रोह हमें ध्यान रखना है, एक विद्रोह हुआ इसके समय जो खोखर जाति के द्वारा किया गया, और खोखर जाति के जो नेता थे उस समय वो थे जसरत। तो जसरत द्वारा विद्रोह किया गया, खोखर जाति के नेता जसरत द्वारा विद्रोह किया गया, और इस विद्रोह को ये दबाने में असफल रहा था। तो मुबारक शाह सुल्तान ए शाही की उपाधि धारण करता है, इसके एक शहर बसाता है मुबारकाबाद। खोखर जाति के द्वारा यहाँ पर विद्रोह हुआ, और इस समय एक इतिहासकार है, इसके समय के दरबारी इतिहासकार, जिनका नाम आता है अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, वो उस किताब का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तो तारीख ए मुबारक शाही किताब, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई, और ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मुबारक शाह के बारे में इसमें लिखा गया है अहमद सरहिंदी के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमें देखनी थी मुबारक शाह के बारे में। इसके बाद मुबारक शाह के बाद जो अगला शासक यहाँ पे बैठेगा उसका नाम आता है मोहम्मद शाह। तीसरा शासक कौन रहेगा, मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1434 से 1443 तक का शासनकाल है। और इसके बाद इसका जो भाई है आलम शाह यहाँ पे शासन करता है। आलम शाह 1443 से 1451 तक यहाँ पे शासन करेगा, और यही यहाँ पर सैयद डायनेस्टी का अंतिम शासक रहेगा, सैयद डायनेस्टी का ये। अब अंतिम शासक, इसका एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम आता है हमीद शाह। तो हमीद शाह और आलम शाह दोनों में टकराहट हो गई, और इस टकराहट के चलते जो आलम शाह है ये यहाँ से बदायूं चला गया था। कहाँ चला गया था, बदायूं। और जैसे ये बदायूं चला गया तो हमीद शाह जो इसका वजीर था उसने जो यहाँ की जो गद्दी है ये सौंप दी एक व्यक्ति को जिसका नाम आता है बहलोल लोदी। ये यहाँ की जो गद्दी है ये किसको सौंप देता है, बहलोल को, बहलोल लोदी को। और इस तरह सैयद डायनेस्टी का अंत हो जाता है, और यहाँ पर जो अगली सल्तनत बनेगी वो बनेगी लोदी सल्तनत। अगला वंश जो यहाँ पर गद्दी में बैठेगा दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम आएगा लोदी वंश या फिर लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। आलम शाह में ये ध्यान रखना है कि अंतिम सैयद डायनेस्टी का ये शासक था। इसके बाद जो बहलोल लोदी था जो कि इसी दिल्ली सल्तनत में गवर्नर का काम करता था, उसको हमीद शाह के द्वारा गद्दी सौंप दी जाती है आलम शाह के बदायूं चले जाने के बाद। तो जो अगली महत्वपूर्ण डायनेस्टी या फिर जो वंश यहाँ पर शासन करने वाला है उसका नाम है लोधी वंश। लोधी वंश, और लोधी वंश का जो कार्यकाल रहेगा वो 1451 से 1526 तक रहेगा। 1551 में किसने यहाँ पर गद्दी संभाली, बहलोल लोदी ने।
बहलोल लोदी जो है यहाँ का फिर संस्थापक माना जाएगा। तो यही है यहाँ का संस्थापक जो खुद को एक उपाधि देता है और इस उपाधि के नाम से ये गद्दी पर बैठेगा, जिसका नाम है बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि यहाँ पर देता है। और जो बहलोल लोदी था ये व्यक्ति अफगानी व्यक्ति है। तो अब तक यहाँ पर जो अब तक के जो शासन करता हुए गुलाम वंश से लेकर सैयद तक, तो वो सब मैक्सिमम तुर्क थे। तो तुर्क का यहाँ पर शासनकाल रहा। तो यहाँ पे जो ये जो लोदी वंश है ये पहली अफगान वंश है, यहाँ पर पहली अफगान डायनेस्टी है। तो ये तथ्य भी हमको ध्यान रखना है कि पहली बार अफगान यहाँ पर शासन करने आए हैं, अफगान वंश। तो अफगान वंश के जो लोग हैं जिसमें से बहलोल लोदी जो क्या है संस्थापक है किसका, लोदी डायनेस्टी का। और बहलोल लोदी यहाँ पर शासन करता है और 1451 से 1489 तक काफ़ी लंबे समय तक शासन करता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासनकाल रहा वो इसी का रहा। काफ़ी लंबा टाइम है, 1451 से 1489 का शासनकाल। तो दिल्ली सल्तनत का जो अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पूरा 1526 तक का इतिहास काल देखा 1206 से लेकर, तो उसमें सबसे ज़्यादा समय जो है शासन करने वाला व्यक्ति है। ये शासन करने वाला कौन है, बहलोल लोदी। किस उपाधि के नाम से बैठता है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि इसने धारण करी। और इसकी एक और खास बात यह है कि ये राजगद्दी पर नहीं बैठता था। राजगद्दी पर ना बैठ के किस पे बैठता था, कारपेट पे। जो अपने दरबार के जो लोग थे, जो उलेमास थे या फिर जो दरबार के लोग थे या इतिहासकार जो थे, उनके साथ जब भी ये कुछ मीटिंग करता था तो कारपेट पे बैठता था, राजगद्दी पर ये नहीं बैठता था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला व्यक्ति बहलोल लोदी, उपाधि बहलोल शाह गाजी। और इसने एक प्रकार के सिक्के चलाए जो कि चांदी के सिक्के थे। तो चांदी के सिक्के चलाए इसके द्वारा, चांदी के सिक्के, और उनको बोला गया बहलोल सिक्का। बहलोल सिक्के क्या नाम है सिक्कों का, बहलोल सिक्के। किसने चलाया, बहलोल लोदी ने। तो बहलोल सिक्कों का प्रचलन काफ़ी अधिक रहा। और जब अकबर यहाँ पे आएगा मुगल वंश में, तब तक ये सिक्के यहाँ पर काफ़ी प्रचलन में रहेंगे। तो ये तथ्य हैं जो हमें ध्यान रखने हैं बहलोल लोदी से जुड़े हुए। अब बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे। कितने पुत्र थे इसके, 9 पुत्र। तो 9 पुत्रों में से इसका जो 3rd नंबर का पुत्र आता है, तीसरे नंबर का पुत्र आता है, जिसका नाम है सिकंदर लोदी। कौन है, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी यहाँ पर गद्दी पे बैठता है। तो 1489 से 1517 तक इसका काल रहेगा, जो किसके बाद गद्दी पर बैठेगा, बहलोल लोदी के बाद। और इस वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक यही माना जाता है सिकंदर लोदी। इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक यही माना जाता है सिकंदर लोदी। तो किसके बाद गद्दी पर बैठा, बहलोल लोदी के बाद। उसका 3rd नंबर का पुत्र है ये। और इसने क्या कार्य किया, इसने 1504 है उसमें आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा शहर की स्थापना 1504 में की और 1506 में इसे राजधानी बनाया। 1506 में क्या बना लेता है, इसे राजधानी बनाया। तो अब तक जो राजधानी हुआ करती थी वो दिल्ली हुआ करती थी। अब क्या है, सिकंदर लोदी के द्वारा किसको राजधानी बनाया गया, आगरा को राजधानी बनाया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। इसने कृषि कार्य के विकास हेतु कुछ काम किए। तो कृषि विकास हेतु एक नाप की इकाई बनाई, कृषि विकास एवं भूमि नाप। तो भूमि नाप की जो इकाई है वो नाम से ही पता चल जाएगा, गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी एक भूमि नाप की इकाई है। किसके द्वारा चलाई गई, सिकंदर लोदी के द्वारा। किसका पुत्र है, बहलोल लोदी का। उसके बाद सिकंदर लोदी ने ये कविता भी लिखने का एक शौकीन था। तो इसने फारसी
भाषा में, फारसी भाषा में कविताएं लिखी, कविताएं लिखी। और वो जो कविता है वहाँ पर इसका उपनाम मिलता है गुलरुखी, गुलरुखी। तो गुलरुखी नाम से ये कविता मिलती है फारसी भाषा में। अब यहाँ पर ये जो मत है गुलरुखी का, इसके बारे में कुछ तथ्य ये ध्यान रखने हैं कि ये जो गुलरुखी है, बहुत सारी किताबों में ये लिखा गया है कि सिकंदर लोदी जिस कलम से कविताएं लिखा करता था उस कलम का नाम गुलरुखी था। बहुत सारी किताबों में ये लिखा गया है कि जो कविता थी उसका नाम गुलरुखी था। और बहुत सारी किताबों में ये भी लिखा गया है कि सिकंदर लोदी का उपनाम था गुलरुखी और इस उपनाम से वो कविताएं लिखता था। तो तीनों चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न बने वो हमें लगाना है। तो गुलरुखी नाम ध्यान रखना है, सिकंदर लोदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? फारसी भाषा की कविताओं से। फारसी भाषा की कविताएं लिखी किस उपनाम से? गुलरुखी उपनाम से। किसने? सिकंदर लोदी ने। अब सिकंदर लोदी के बाद इसके दो पुत्रों का नाम आता है, उनको हम देखेंगे। एक पुत्र का नाम है जलाल खां। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का पुत्र, 1489 से 89 से 1517 तक शासन करता है। इसके एक पुत्र का नाम आता है जलाल खान और एक पुत्र का नाम आता है इब्राहिम लोदी। तो जलाल खां और इब्राहिम लोदी। अब दोनों बच्चों में सत्ता के लिए संघर्ष ना हो जाए, इसलिए ये जलाल खान को जो है कहाँ का क्षेत्र सौंप देता है? जौनपुर का। जलाल खान और जौनपुर का क्षेत्र किसको सौंपा गया? जलाल खान को। इब्राहिम लोदी को ये दिल्ली वाला क्षेत्र यानी कि यहाँ का सुल्तान बनाना चाहता है। अब इब्राहिम लोदी अगला शासक बनेगा कब से? 1517 से कब तक? 1526 तक। 1526 में क्या होगा? पानीपत का युद्ध होगा। उस समय इब्राहिम लोदी की हार हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा और मुगल साम्राज्य यहाँ पर चालू होगा। तो इब्राहिम लोदी को कौन सा क्षेत्र दिया गया? दिल्ली का। जलाल खान को जौनपुर का। अब इब्राहिम लोदी जो है, जो उलेमास थे वो इसके खिलाफ थे, इसके विरोध में थे। अब जो नोबल्स या फिर जो उलेमा थे इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी एक तरह का ऐसा व्यक्ति था कि ये जौनपुर का क्षेत्र भी चाहता था। ये नहीं चाहता था अपने भाई को कुछ देना। अपने आप को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए इसने उलेमाओं का विरोध करना चालू कर दिया। उनकी बात नहीं मानता था। वो इस तरह उलेमास जो थे ये इसके खिलाफ थे। अब इसके खिलाफ होने के कारण दो व्यक्ति का नाम आता है। एक तो इसके चाचा जिसका नाम है आलम खां, और एक पंजाब क्षेत्र के जो शासक थे उस समय, पंजाब शासक, उनका नाम आता है दौलत खां। तो लोग इनके खिलाफ होने के कारण आलम खां और दौलत खां बाबर को निमंत्रण भेजते हैं भारत पर आक्रमण करने के लिए या फिर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। और इब्राहिम लोदी पर जब आक्रमण किया गया तो उसी युद्ध को हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, जो किसके द्वारा लड़ा गया? बाबर के द्वारा। किसके विरुद्ध लड़ा गया? इब्राहिम लोदी के द्वारा। तो युद्ध किस किस के बीच हो रहा है? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर को निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया? दो नाम हमें ध्यान रखने हैं। एक तो आलम खां, दूसरा नाम है दौलत खां। ये कौन है? चाचा है किसका? इब्राहिम लोदी का। और दौलत खां क्या है? पंजाब का शासक है। इनके द्वारा निमंत्रण दिया गया बाबर का। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और बाबर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है 21 अप्रैल 1526 को। और इसी को बोलते हैं कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें युद्ध भूमि में मारा जाता है इब्राहिम लोदी। तो युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान कौन था?
इब्राहिम लोदी था। किससे लड़ रहा है? बाबर से। अब इब्राहिम लोदी 21-22 साल का जवान व्यक्ति और 1 लाख से ज़्यादा की सेना और बाबर के कुछ सैनिक आके इसके साथ युद्ध कर लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि बाबर ने इस युद्ध में किसका उपयोग किया था? तोप का प्रथम उपयोग किया गया। तोप का प्रथम उपयोग, या फिर उपयोग कहना ठीक नहीं होगा, उपयोग का मतलब होता है कोई अच्छा काम के लिए किया हो। तोप का प्रथम प्रयोग कौन से युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और एक पद्धति का प्रयोग किया गया जिसका नाम है तुगलमा पद्धति। तुगलमा पद्धति। तो तुगलमा पद्धति का प्रयोग बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। तुगलमा युद्ध पद्धति क्या होती है कि 2 जो गाड़ियां हैं उसके बीच में तोप को रखते हैं और इन दोनों के बीच में तोप रखने की व्यवस्था की जाती है। इसी को तुगलमा युद्ध पद्धति कहा जाता है। तो इसके जो प्रमुख तोपची थे, उन 2 तोपची का नाम हमें ध्यान रखना है। एक तो है उस्ताद अली, एक है उस्ताद मुस्तफ़ा खान। तो मुस्तफ़ा और उस्ताद अली ये 2 प्रमुख तोपची हैं इसके, जिनकी वजह से ये युद्ध जीता था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा दोनों तुर्क थे और दोनों किसके साथ लड़ रहे हैं? बाबर के साथ लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो उसके बाद यहाँ पर बाबर जो है वो खुद को जसरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है और मुगल वंश का यहाँ पर संस्थापक बनता है। हालांकि जो बाबर है ये फरगना से आया था, फरगना का ये शासक था। वहाँ पर जो है ये परेशान हो गया था आसपास के क्षेत्र के युद्धों से, तो इसने फिर अपने आप को जो है भारत में स्थापित करने की सोची और बाद में ये जो है भारत पर आक्रमण करता है। किसके निमंत्रण पर? आलम खां और दौलत खां के आक्रमण पर। तो ये जो पूरा इतिहास था इसमें हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो देखी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बाबर यहाँ पर अगला शासक बनेगा, मुगल वंश की स्थापना करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और धन्यवाद साथियों।